हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माई चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, क्लास 11 का होम साइंस का एग्ज़ाम 1 या 2 दिन बाद है। और इस बार कई क्या हो रहा है कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो सैम्पल पेपर में हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आज हम क्लास 11th का होम साइंस का सैम्पल पेपर जो है, जो CBSE द्वारा जारी किया गया है, उसको समझने वाले हैं, ताकि आप लोगों को एक जो फ्रेमवर्क, जो एक रूपरेखा होती है वो अपने क्वेश्चन पेपर की, वो पता चल जाए। एंड अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, आपको उसके आंसर जो है वो पहले ही पता चल जाएंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे आंसर तो पता चल जाएंगे, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है। एंड ये इसका जो टाइम होता है वो 3 घंटे प्रैक्टिकल होता है, जो हम बात कर चुके हैं। तो हम अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है दूसरों के साथ संबंध। दूसरों के साथ आपका जो संबंध है और जो भूमिका है वो स्वयं के डैश से संबंधित है। तो इसमें आपको बताना है कि दूसरों के साथ जो आपका संबंध होता है और आपकी जो भूमिका होती है वो स्वयं के किस पहलू से संबंधित है। सामाजिक पहलू से, भावनात्मक पहलू से, भौतिक पहलू से, या फिर संज्ञानात्मक। तो इसका सही आंसर है भावनात्मक पहलू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और में किशोरावस्था की अवधि को आमतौर पर तूफान और तनाव की अवधि कहा जाता है, क्योंकि उनमें विभिन्न परिवर्तन होते हैं। अब आप सभी जानते हैं किशोरावस्था में सामाजिक, भौतिक, संज्ञानात्मक, ठीक है, सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो इसीलिए जो ये टाइम पीरियड होता है इसको हम तूफान या तनाव की अवस्था कहते हैं। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं सभी क्षेत्रों में, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1 ग्राम वसा ऊर्जा की डैश कैलोरी प्रदान करता है। मतलब 1 ग्राम वसा जो है वो कितनी ऊर्जा आपको प्रदान करता है। तो समझ लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर, बिकॉज 1 ग्राम जब आप वसा लेते हैं तो आपको 9 ग्राम कैलोरी मिलती है। ठीक है। तो उसके बाद कैलोरी यानी कि ऊर्जा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव जीवन की किस अवस्था में हार्मोनल गतिविधियां बढ़ जाती हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को कि मानव जीवन की अगर हम अवस्थाओं की बात करें तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो हार्मोनल जो गतिविधियां हैं या फिर जो हार्मोनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन प्रक्रिया का चरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो सबसे पहला है मानव संसाधन, फिर मूल्यांकन, फिर आयोजन और कार्यान्वयन। तो आयोजन यानी कि आप सभी जानते हैं, अगर कोई चीज़ अगर हम मैनेज कर रहे हैं या कहीं मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि हम पहले ऑर्गेनाइज करते हैं, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन जो है वो प्रबंधन प्रक्रिया का चरण नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गृह विज्ञान के विषय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा करियर विकल्प नहीं है। यानी कि आप गृह विज्ञान पढ़कर आप किस करियर विकल्प को नहीं चुन सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज अ बी, ब्यूटिशियन। तो ब्यूटिशियन आप सभी जानते हैं सौंदर्य प्रसादिका, वो एक अलग ही कोर्स होता है, वो अलग ही स्टडी होती है। वहाँ होम साइंस के पढ़ के आप इस अगर बात की जाए इस करियर को नहीं चुन सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज निम्नलिखित का मिलान करें। तो सबसे पहले अगर आप बात करें, व्यक्ति की बातचीत करने और दूसरों के साथ संबंध बनाना सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित है। तनाव सामान्य तनाव से निपटने की जो क्षमता होती है उसको मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, और शारीरिक गतिविधियों को करने की जो क्षमता होती है दैट इज़ शारीरिक स्वास्थ्य। एंड लास्ट इज किसी भी समस्या के बिना कि अस्वस्थ जो स्थिति होती है दैट इज रुग्णता। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
ऑप्शन सी या ग। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप इनका मैचिंग करके उनको क्रम वाइज लगा के आप नीचे से कोई भी ऑप्शन जो आपको लगे कि सही है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संचार प्रक्रिया है। संचार यानी कि कम्युनिकेशन। आप सभी जानते हैं कि जब आप किसी से संचार कर रहे होते हैं, अपनी भावनाओं को किसी के साथ शेयर करते हैं, तो क्या कि आप केवल एक ही साइड से मतलब केवल आप ही बोलते हैं या सामने से भी रिप्लाई आता है? तो संचार का मतलब होता है कि जब दो व्यक्ति आपस में अपनी भावनाओं को अपनी जो विचार हैं का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम संचार या कम्युनिकेशन कहते हैं। तो दो मतलब दोनों तरफ से रिप्लाई आ रहा है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ख जो होगा इसका सही आंसर होगा दो तरफा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 इज निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक या सबसे पुराना संचार का तरीका है? कठपुतली की बात करें तो कठपुतली हमें संचार का तो नहीं मुझे लगता कि हमें कोई भावनात्मक या विचारात्मक हमें कोई संदेश देती है। और पोस्टर की बात करें तो पोस्टर भी नहीं होगा, क्योंकि पोस्टर ज़्यादा टाइम पहले नहीं आया है। तो प्रिंटिंग मशीन आई उसके बाद पोस्टरों का लगना शुरू हुआ। मोबाइल फ़ोन भी नहीं होगा, तो द करेक्ट आंसर इज़ रेडियो। ठीक है, ऑप्शन घ। याद रखना है आपको, पुराना संचार का एक ही तरीका है, वो था रेडियो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता डैश मात्रा में होती है? इसका आंसर फटाफट से मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और आयरन और आयोडीन की जो आवश्यकता होती है वो भी डैश मात्रा में होती है? फटाफट से इन दोनों के क्वेश्चन आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। एंड क्योंकि बहुत सिंपल है ये, अगर आप लोग बताएंगे तो आप लोगों को वो अमाउंट जो है वो टॉपिक जो फैक्ट है वो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक, मतलब इसमें आपको बताना है प्राकृतिक सबसे मजबूत डैश रेशे हैं। तो प्राकृतिक जो सबसे मजबूत रेशे होता है वो होता है अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्पाइडर सिल्क। ठीक है, जो सिल्क होता है उसका ही एक प्रकार होता है अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्पाइडर सिल्क, वो बहुत मजबूत प्राकृतिक रेशों में से एक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज़ चित्र में बुनाई के प्रकार। ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, इसकी जगह आपको दूसरा प्रश्न करना है। और इसके लिए इसके स्थान पे आपको ये क्वेश्चन करना है सबसे कमज़ोर प्राकृतिक फाइबर का नाम लिखना है। तो सबसे कमज़ोर जो फाइबर होता है दैट इज़ ऊन। ठीक है, तो ऊन। इसके बाद अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप दूसरा कर लो, पॉलिएस्टर के किन्हीं दो नामों का आप उल्लेख कर सकते हैं। पॉलिएस्टर भी एक प्रकार का रेशा होता है, फाइबर होता है जो अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। फिर आपको ताना बुनाई पर एक फिगर ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑन वार्प नीटिंग। तो आपको एक ताना बुनाई पे फिगर ड्रॉ करना है एंड उसको बताना है थोड़ा सा एक दो मार्किंग करके। क्वेश्चन नंबर 13 इज भोजन शब्द से आप क्या समझते हैं? भोजन की यदि हम बात करें तो भोजन वे सभी तरह के ठोस या तरल पदार्थ होते हैं जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया के द्वारा, ठीक है, उन्हें अवशोषित करता है और विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो ऊर्जा है वो अर्जित करता है। आप सभी जानते हैं कि भोजन मनुष्य के जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यदि हम भोजन सही करते हैं, हमारा जो भोजन है वो सही प्रकार का होता है, तो आपने देखा होगा पूरे दिन हम एनर्जेटिक रहते हैं। तो भोजन का मतलब होता है कि मनुष्य द्वारा खाए गए ठोस तथा तरल जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, को अपनी पाचन क्रिया द्वारा पचाना तथा उन्हें जो जो आपने भोजन खाया है उनसे जो है वो ऊर्जा अर्जित करना। उसके बाद कपास की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो आपको कपास की किन्हीं दो विशेषताओं का बताना है कि जो कपास है वो सेल्यूलोज का बना होता है और इससे सूती वस्त्रों का निर्माण होता है और मिश्रित वस्त्र जो हैं वो इससे निर्मित होते हैं। फिर आपको नायलॉन की किन्हीं दो विशेषताओं का बताना है। तो नायलॉन आप सभी जानते हैं कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो नायलॉन से बनी होती है, तो कॉमनली आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग सब जानते हैं नायलॉन के बारे में। फिर आपका एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पैराग्राफ दिया होगा एंड आपको उसको पढ़ के उसका आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, किशोरावस्था के दौरान स्वयं क्या है? मतलब जब आप किशोरावस्था में होते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज सेल्फ ड्यूरिंग
एडोलसेंस। तो जब आप किशोरावस्था में होते हैं तो उस समय स्वयं यानी कि मैं क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन खा कि इसमें जीवन की एक अवधि जो होती है वो जिसमें स्व की भावना गहराई से बदलती है और स्वयं के लिए एक महत्वपूर्ण विकास की अवधि है। ठीक है, तो सही आंसर इसका खा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, किशोरावस्था के दौरान आत्मसमझ बढ़ती है। ठीक है, तो किशोरावस्था के दौरान आत्मसमझ बढ़ जाती है। इस ऑप्शन का है सरल और आसान, सार, जटिल और महत्वपूर्ण। तो जो किशोरावस्था के दौरान जो आत्मसमझ है वो महत्वपूर्ण या जटिल हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा महत्वपूर्ण। फिर होगा क्वेश्चन नंबर 16, किशोरावस्था को एक रूप में देखा जाता है। तो किशोरावस्था आप सभी जानते हैं, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की वृद्धियाँ होती हैं, उसके शारीरिक विकास होता है। तो किशोरावस्था जो होता है वो केवल वृद्धि की अवधि जो है वो उसके रूप में उसे देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, एडोलसेंस इज ऑल्सो सीन एज इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, एक जाने माने मनोवैज्ञानिक के अनुसार डैश हमारे विकास के प्रत्येक चरण में शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हमें कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जो हमें विकास के अगले चरण में आगे बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। फटाफट से मुझे इसका आंसर कमेंट पे बताइए आप लोग। उसके बाद फिर मैं आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताती हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज किसी भी संसाधन के अधिक से अधिक और उचित उपयोग को बढ़ाने के लिए जानना क्यों आवश्यक है, मतलब क्या इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं, उनका उचित उपयोग करना चाहते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ग, क्योंकि यदि आपको जो संसाधनों का कुशल प्रबंधन होगा, ठीक है, और आपको पता होगा संसाधनों का कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं एंड संसाधनों का सामूहिक और कुशल प्रबंधन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्शन को या संसाधन को अधिक और उचित उपयोग करने के लिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन सा मानव संसाधन जो है आवश्यक है। Which human resources are necessary for achievement of goal। तो आप सभी जानते हैं कि जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मानव संसाधन है दैट इज़ पैसा। आप इसको अपनी समझ से लिख सकते हैं। आप किसी के लिए मनी हो सकता है तो किसी के लिए मनोवृत्ति हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज़ पैसा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 डैश गैर मानव संसाधन है। गैर मानव संसाधन का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो जो ऊर्जा है वो भी, प्राकृतिक का कौशल भी, ज्ञान भी। तो इसका सही आंसर होगा पुस्तकालय। ठीक है, तो जो पुस्तकालय है वो क्या है, गैर मानव संसाधन है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का और में दिया हुआ है। अगर आप लोग ये अटेम्प्ट करना चाहें तो यू कैन डू दैट। डैश मानव संसाधन है, इसमें आपको बताना है कि डैश इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए होते हैं। तो स्कूल भी आप देख सकते हैं मानव के द्वारा निर्मित किया गया होता है। सामुदायिक केंद्र होता है यानी कि कम्युनिटी सेंटर होता है, वो भी मानव के द्वारा निर्मित होता है। और अस्पताल भी मानव के द्वारा निर्मित होता है। तो द करेक्ट आंसर इज घ, योग्यता और कौशल। ठीक है, क्योंकि योग्यता और कौशल थोड़ी ना मानव उसको बना पाएगा, उसको निर्मित कर पाएगा। वो तो नेचुरली है कि आपके पास जो योग्यता है, जो कौशल है, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट उसमें एक मानव उसमें कुछ नहीं कर सकता है, वो बस उन पर काम कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन के 2 कार्य लिखने हैं। तो यदि भोजन के हम कार्य की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो भोजन होता है, ठीक है, भोजन के कार्य, भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति करवाता है,
हमें रोगों से मुक्ति वो करता है, शारीरिक विकास में सहायक होता है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। फिर अगर ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो 2 मार्क्स में आप लोग इसका और में अटेम्प्ट कर लीजिए कि विटामिन ए के तो सबसे समृद्ध स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो अंडा, दूध, गाजर, 3-4 आप सोर्सेज जो हैं आप यहाँ लिख सकते हैं, रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज मीनू 11वीं कक्षा में गृह विज्ञान विषय जो है वो चुनना चाहती है। उसे विज्ञान की 2 शाखाओं वस्त्र और परिधान और बाल विकास के रोजगारों के अवसर के बारे में सलाह दें। इसमें आपको जो गृह विज्ञान की जो आपने पढ़ा होगा ना, कई प्रकार की शाखाएं हैं, तो उसकी जो 2 शाखा हैं वस्त्र और परिधान, ठीक है, एक ये, और बाल और विकास, ठीक है। तो उसके बारे में पहले आपको उनकी जो गृह विज्ञान की जो शाखा है उसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि जो गृह विज्ञान में कि गृह विज्ञान अगर आप पढ़ते हैं, मतलब वस्त्र और विज्ञान परिधान की जो शाखा है उसको यदि आप आगे पढ़ते हैं तो आप किन किन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप किसी को सजेशन दे रहे हैं बट आप इस तरीके से उनको आप सलाह दे रहे हैं कि आपको पूरा आंसर फॉर्मेट में लिखना है। आपको इस तरीके से नहीं अपना आंसर लिखना है कि आप सच में किसी को सलाह दे रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन फॉर्म है, लेकिन जिस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, शुरू में पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद कि आप इन किन माध्यमों से आप ये क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 इज सीता को कपड़े सिलने का शौक है और उसे कपड़े, टाई और डाई आदि की देखभाल करने का भी शौक है या ज्ञान है। सीनियर सेकेंडरी तक पूरा करने के बाद इस क्षेत्र में उसे स्वरोजगार के अवसरों की सलाह दें। यानी कि जो सीता है उसको बताना है आपको कि कपड़े से संबंधित वस्त्र परिधान वाला बेसिकली ये टॉपिक है, उस क्षेत्र में वो किस प्रकार से अपना काम कर सकती है, स्वरोजगार के अवसर उसको उपलब्ध हो सकते हैं, तो आपको वो बताना है। उसके बाद आपको किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम लिखने हैं जहाँ पे वो काम कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका किशोरावस्था में स्व की 2 विशेषताएं लिखिए। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो आपको किशोरावस्था में जो स्व होता है, मतलब स्वयं की जो भावना होती है, उसको आपको बताना है, ठीक है। 2 मार्क्स का है तो आप 2 से 3 पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं, पीछे हमने डिस्कस भी किया है 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, तो आप पहले उनको अच्छे से समझ के, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो 1-2 पीछे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, उसमें से देखकर भी यहाँ आंसर लिख सकते हैं। गलत नहीं होगा आपका, बट प्रिपेयर करके जाएंगे तो बहुत सही रहेगा। अगला प्रश्न है 26, निर्मित या मानव निर्मित रेशा क्या है? व्हाट इज मैन्युफैक्चर और मैन मेड फाइबर। तो निर्मित की अगर हम बात करें तो निर्मित का मतलब होता है मैन्युफैक्चर, मतलब जो प्राकृतिक रूप, जो प्रकृति ने बनाया है, जो हमें प्राकृतिक रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, वो होता है निर्मित। जो मैन मेड फाइबर होता है, यानी कि जो मानव निर्मित होता है, जिन्हें कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, जैसे सूत, नायलॉन, रेयॉन, ये सारे मानव निर्मित रेशे हैं। तो जो प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है या जो प्रकृति से जनित जो रेशे होते हैं, दैट इज निर्मित। और जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें हम मानव या कृत्रिम रूप से जो बनाए जाते हैं उनको हम मानव निर्मित रेशे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, वो पॉलिस्टर के 2 गुणों को बताएं। तो आपको पॉलिस्टर के बारे में बताना है कि जो पॉलिस्टर होता है वो बहुलक पॉलिस्टर होता है, और इसका प्रयोग जो है वो भी आप थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट बताना, ताकि वो सभी से कॉमन ना रहे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मुझे फटाफट में कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप तैयार भी करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ऊन की किन्हीं 3 विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। तो इसमें आपको ऊन जो होता है फाइबर, वूल, उसको उसकी 3 विशेषताओं के बारे में बताना है कि जो ऊन होता है वो सबसे कमज़ोर अगर देखा जाए रेशो में से एक है। और ऊन क्या आप टाइप्स बता सकते हैं, आप बता सकते हैं वो डैमेज जल्दी होता है, जो उसके तत्व होते हैं
तो इन सारी बातों का आप यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, संचार की प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझाएं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है संचार की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले आप इसमें संचार का अर्थ बता देना कि संचार का अर्थ होता है, संचार यानी कि जो चर धातु से निर्मित है। तो चर का मतलब होता है मतलब चर मतलब चलना। तो मतलब अपने विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को हम संचार कहते हैं। ठीक है, तो संचार भी इस प्रकार से आप बता सकते हैं। फिर संचार भी दो प्रकार का होता है, मौखिक और गैर मौखिक संचार। तो मौखिक का मतलब होता है कि जो शब्दों के माध्यम से हम संचार करते हैं, तो ऐसा संचार जिसमें शब्दों का उपयोग होता है, दैट इज मौखिक संचार। गैर मौखिक संचार मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे संकेतों के आधार पर हम संवाद करते हैं, हम संचार करते हैं, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ एक चीज़ का आप लोग विशेषकर ध्यान रखें कि गैर मौखिक का मतलब होता है संकेतों के माध्यम से अपने बातों को, अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे स्थान पे या दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचाना। यहाँ गैर मौखिक ऐसा नहीं कि आप गूंगे हो, मतलब आप अजीब तरीके से वो कर रहे हो, तो आप याद रखना गैर मौखिक मतलब अपनी बातों को संकेतों के माध्यम से कहीं व्यक्त करना, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर कार्य सरलीकरण की किन्हीं दो तकनीकों का आपको बताना है। तो जो कार्य सरलीकरण होता है, ठीक है, वर्क सिंप्लीफिकेशन, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने, मतलब कोई भी कार्य करते हैं उसको सरल तरीके से समय व ऊर्जा की बचत करके करना कार्य सरलीकरण कहलाता है। और आपको इसमें कार्य सरलीकरण का पहले अर्थ देना है, उसके बाद कार्य सरलीकरण की किन्हीं दो तकनीकों का आपको संक्षेप में वर्णन करना है कि कौन कौन सी दो तकनीक है जिनको हम अपना काम आसानी से भी कर सकते हैं, हमारी जो एनर्जी है वो भी बचती है और समय की भी बचत होती है। तो ऐसी दो टेक्निक्स के बारे में आपको बताना है। फटाफट में मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं ये, बट आपको एग्जाम में थोड़ा इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आप 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए विदाई की व्यवस्था करना चाहते हैं। ठीक है, अपने संसाधनों की पहचान करें और पार्टी के संगठन में प्रबंधन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उन 3 चरणों का उल्लेख करें जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि प्रबंधन में जो सबसे उपयोगी तत्व होते हैं, अगर आप कोई, चाहे आप वो कोई मैरिज हो गया हो, किसी शादी के लिए आप कुछ अरेंजमेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, या कोई भी फंक्शन क्यों ना हो गया हो, तो प्रबंधन प्रक्रिया के जो प्रत्येक चरण होते हैं, जैसे कि आयोजन करना मतलब प्लानिंग करना, फिर संगठन करना, उसे ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, फिर इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्रियान्वयन करना, तो ये सारे क्या है जो प्रबंधन प्रक्रिया होती है उसके प्रत्येक चरण है। फिर कंट्रोलिंग, लास्ट में मूल्यांकन। तो आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ये 4 से 5 जो हैं वो आपके प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हैं जिन्हें करके आप किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको इनका उल्लेख करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी पोषण स्थिति के 4 लाभों का आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे अगर बेसिकली देखा जाए तो यहाँ आपको अच्छी जो पोषण स्थिति है, गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, तो यहाँ पे आपको जो अच्छी पोषण स्थिति के 4 लाभों का वर्णन करना है कि अगर आपकी पोषण जो स्थिति है वो अच्छी होगी तो उसके क्या लाभ होंगे। सबसे पहला, दीर्घायु होंगे आप, रोग है रोग मुक्त रहेंगे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो कार्य होता है वो करने में सक्षम रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो तभी होंगे जब आप अच्छी पोषण स्थिति में रहेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है। वाई इज अ टाइम मैनेजमेंट नेसेसरी, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो आप सभी जानते हैं कि समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है। मतलब समय एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ ना होते हुए भी मनुष्य को बहुत कुछ प्रदान भी करती है और बहुत जो हानि है वो भी पहुंचाती है। तो समय का प्रबंधन करना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
यदि हम समय का प्रबंधन नहीं करते, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, तो आप सभी देखते हैं डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसको आप थोड़ा सोच समझ के, आपकी बुक में भी इसका आंसर है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपनी समझ से इस आंसर को लिखना चाहिए, ताकि आप लोगों को खुद भी इस चीज़ का पता रहे कि हाँ, समय जो है वो बहुत कीमती है, ठीक है, और उससे आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप ये अपनी समझ से लिखेंगे तो बहुत अच्छा आंसर आप तैयार कर पाएंगे, एंड एग्जामिनर डेफिनेटली आपके जो आपका आंसर होगा उसको पूरे मार्क्स देगा। फिर अगला प्रश्न है, आप घर और स्कूल में बढ़ती मांगों और जिम्मेदारियों का सामने करने में सक्षम नहीं हैं। अपने मित्र के साथ उपयुक्त समय और गतिविधि योजना बनाकर इस समस्या को दूर करने का उपाय बताना है। मतलब आपको वही बताना है, समय और गतिविधि की योजना बनाना है कि आप अपना समय जो है वो किस प्रकार से मैनेज करते हैं, ठीक है, और गतिविधि की योजना बनानी है आपको। तो इसमें सबसे पहले वही आएगा, आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन। ये 5 जो हैं वो मुख्य स्टेप हैं, जो कहीं भी आप कुछ आयोजन, कुछ प्रबंधन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अगर आप ये नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कोई दूसरा कर लें। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, समय को परिभाषित करें, समय प्रबंधन में कौन से उपकरण हैं, संक्षेप में बताएं। सबसे पहले आपको समय को परिभाषित करना है। इसमें समय की जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है, आप लोग एक बार उसको अच्छे से समझें, पढ़ें, उसके बाद आप इस आंसर को लिखें। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, तो आपको ये स्किप नहीं करना है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं शॉर्ट में और लॉन्ग में, आपको डेफिनेटली वो कल पढ़ के, परसों पढ़ के जाना चाहिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाए। कुछ क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें जिसमें आपके मार्क्स ना कटें। फिर आपको समय प्रबंधन में जो उपकरण होते हैं उनका यहाँ उल्लेख करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है। तो आपको देखते हुए 1 मार्क्स में आपको समय की परिभाषा देनी है, उसके फिर कौन कौन से उपकरण हैं उनके बारे में आपको बताना है, और किन्हीं 2 या 3 उपकरणों को आप संक्षेप में भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी अपने प्रश्नों का उत्तर जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक और ध्यान से दें। प्रश्न को पहले पढ़ें, क्योंकि प्रश्न के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ने के पश्चात आप अपना आंसर शुरू करें। एंड आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को बिल्कुल हेल्प मिली है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।